हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस पे। दोस्तों, आज की वीडियो आज का जो लेक्चर है आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं आपके फिफ्थ सेमेस्टर जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, इसकी यूनिट 4 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 1, 2, 3 इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। साथ में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी है विद वीडियो लिंक के साथ में। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज क्यों इंतजार करो, जाकर देखो। देन इस वाली वीडियो को आपको देखना जरूर है। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो प्लीज आप लोगों को श्योरिटी देता हूं, अगर आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक वॉच करते हो तो पूरा चैप्टर आपको समझा दूंगा और आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा जो आपके पेपर में एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी कि इस वीडियो को, इस लेक्चर को पूरा एंड तक वॉच करना, साथ में लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड में शेयर जरूर कर देना मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपका बात कर रहे हैं आपकी यूनिट 4 के बारे में। कौन सी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया। इसकी यूनिट 4 है आपकी एम्प्लॉयमेंट। बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर साल इसमें से क्वेश्चन बनकर आया हुआ है, ठीक है। और 2000 मैंने उसका 22 का पेपर उठाया तो 2022 में ये वाला क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो इसलिए मैंने आपको यूनिट आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि इसमें यूनिट में क्या क्वेश्चन आपका निकलेगा। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का लास्ट, या फिर हम इसमें से 2 क्वेश्चन में निकल सकते हैं, जो कि आपका एक होगा, एक आपका हो सकता है 15 मार्क्स का, ठीक है। दूसरा आपका हो सकता है 8.5 से साढ़े सात मार्क्स का क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में बात? तो सबसे पहले हम बात करें, अगर मैं आपको बताऊं यार क्या मतलब है एम्प्लॉयमेंट का, आप लोग क्या मतलब समझते हैं एम्प्लॉयमेंट से? है क्या एम्प्लॉयमेंट? आप लोग ना बताने की कोशिश करो कि एम्प्लॉयमेंट है क्या। देखिए, एक कोई व्यक्ति है, वो किसी को अपना कौशल प्रदान कर रहा है, किसी को अपना ज्ञान प्रदान कर रहा है एक निश्चित समय के लिए, और उस निश्चित समय के बदले में उसने अपनी योग्यता दी, किसी को अपना ज्ञान प्रोवाइड करवाया किसी को, तो उसके बदले में जो उसे धन मिला, जो उसे चीज प्राप्त हुई, तो वो जो दोनों के बीच में प्रोसीजर है, ये कहलाएगा आपका क्या? रोजगार। समझ में? ये कहलाएगा आपका रोजगार। अगर हम देखो इकोनॉमिक की लैंग्वेज में, अगर हम इसकी पूरी डेफिनेशन समझे तो डेफिनेशन क्या बोलेगी? रोजगार का तात्पर्य आमतौर पर नियमित आधार पर भुगतान किए गए काम की स्थिति से है, जिसमें एक व्यक्ति वित्तीय मुआवजे के बदले में किसी संगठन, व्यवस्था या सरकार को श्रम और कौशल का योगदान देता है। बिल्कुल भाई, कोई भी व्यवसाय हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, या कोई भी संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, फिर एम्प्लॉय यानी सरकार को दे सकता है, हमारी गवर्नमेंट को। अगर आप लोग उनको काम करोगे, उनकी साइट पे जाकर, उनके ऑफिस में जाकर, भाई ये केस सोल्व करना है, ये करना है, इनको सेल करवानी है, ये प्रोडक्ट सेल करवानी है, इनका ये हेल्प करनी है, तो उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसीजर हो रहा है और उसके बदले जो आपको पैसे मिल रहे हैं ना, वो आपका कहलाएगा रोजगार, ठीक है। कि भाई आपने किसी को अपना ज्ञान दिया, अपना कौशल प्रदान किया, अपना श्रम दिया किसी दूसरे के अंडर में, तो दूसरे की वजह से आपको क्या मिला? इनकम मिली, आपको धन मिला। तो उस पूरा प्रोसीजर आपका क्या कहलाएगा? वो पूरा प्रोसीजर कहलाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट। समझ में ये बात? अगर भैया हम देखो समझने की कोशिश करें कि रोजगार के प्रकार क्या हो सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइप्स क्या है इसके। टाइप्स क्या बन सकते हैं? देखो, रोजगार ज्यादातर हम पढ़ते हैं तो हमने, है ना, ज्यादा नहीं लिया है, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। हमने सिर्फ 4 प्रकार की रोजगार हमने उठाए। 4 प्रकार के रोजगार है। पहला पूर्णकालिक रोजगार। पूर्णकालिक यानी फुल टाइम। पहला क्या है? फुल टाइम। पहले यहां पर पढ़ते, सॉरी दूसरा मार्कर ले लेता हूं। पहला पढ़ते हैं फुल टाइम, पूर्णकालिक, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। फुल टाइम का एम्प्लॉयमेंट मतलब समझते हो भाई, जो आपका ऑफिस वर्क आवर होता है, जो भी फुल टाइम होता है, लाइक जैसे आप सुबह जाते हो 10 बजे, शाम को वापस 6 बजे ऑफिस से छुट्टी करके घर वापस आते हो, तो वो होता है आपका फुल टाइम। फुल टाइम के अंदर आपको क्या बोला है? पूर्णकालिक रोजगार में एक व्यक्ति नियोक्ता संगठन द्वारा परिभाषित प्रति सप्ताह या महीने की मानक संख्या के लिए काम करता है। बात आ गई महीने की मानक संख्या, यानी महीने की, भाई एक महीने में 30 दिन है, जिसके अंदर उसे 4 संडे मिल जाते हैं, 4 संडे छुट्टी मिलेगी, यानी वो सिर्फ 26 दिन ही काम करेगा। 26 दिन काम करेगा, मानक संख्या, तो उसे कहलाएगी हमारे फुल टाइम वर्क कहलाएगा, जो भी समय होगा। आगे क्या बोला इसके अंदर? काम करता है। पूर्णकालिक कर्मचारी को अक्सर स्वास्थ्य बीमा, स्थैनिक अवकाश और
सेवा नियुक्तिकृत योजना जैसी लाभ मिलते हैं, यानी उसे ईएसआई मिलता है। ज्यादातर अगर आप लोग देखोगे आज के टाइम पर हर किसी को ईएसआई मिलने लगा है, आज के टाइम पर हर किसी को ईएसआई मिलता है, ठीक है। और आज के टाइम पर आप अगर 10,000 की सैलरी पे जॉब करते हो तो आपको पीएफ मिलता है, ठीक है। आपको क्या मिलता है? पीएफ मिलता है। आप लोग देखोगे तो फुल टाइम के अंदर ही आपको सारी चीज मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको किसके अंदर मिलती है? फुल टाइम। तो रोजगार कौन सा? पहला रोजगार का टाइप है आपका फुल टाइम, ठीक है, पूर्णकालिक रोजगार। दूसरा है अंशकालिक रोजगार। अंशकालिक का मतलब पार्ट टाइम। दूसरा टाइप क्या आपका? यहां पर देख लेते हैं। दूसरा टाइप क्या आपका? पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें नहीं मिलती है, ये सारी चीजें नहीं मिलती, मैंने कुछ घंटे ही होते हैं, यानी महीने में आप एक है ना जो बड़े नेक्स्ट लेवल के जो है ना वो होता है क्या? अकाउंटेंट होते हैं, जिनके पास में ना काफी सारी कंपनियां होती है, यानी वो 3-4 कंपनीज के लिए काम करते हैं। तो 3-4 कंपनीज के लिए काम करने के लिए क्या करते हैं? वो एक कंपनी में जाते हैं 4 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, फिर एक कंपनी में जाते हैं 3 घंटे के लिए, और एक कंपनी में जाते हैं 4 घंटे के लिए। तो इनका यहाँ पर क्या? पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो 3 कंपनियों से। 3 कंपनियों से पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो तीनों कंपनियों से उन्हें क्या नहीं मिल सकती? पीएफ और ईएसआई नहीं मिल सकते। अगर वो एक कंपनी में फुल टाइम काम करेंगे तो जाकर उन्हें पीएफ और ईएसआई मिलेंगे, समझ में? अगर वो यहाँ पर पार्ट टाइम अलग अलग आवर्स में काम कर रहे हैं तो उन्हें ईएसआई और पीएफ नहीं मिलेगा। तो ये होता है हमारा पार्ट टाइम यानी अंशकालिक रोजगार, ठीक है। अस्थायी अनुबंध रोजगार। अस्थायी यानी अस्थायी का मतलब क्या है? आपका जो फिक्स, नॉट फिक्स्ड, ठीक है, यानी अगर हम बोल सकते हैं परमानेंट, नॉन परमानेंट हम इसे बोल सकते हैं। क्या? नॉन परमानेंट, नॉन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नॉन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट यानी अस्थायी या अनुबंध रोजगार। अस्थायी या अनुबंध रोजगार भाई आपको कभी भी हटाया जा सकता है उस जगह पर, जितना आपसे काम लिया जाएगा उसके बदले आपको आपकी वेजेस, आपको आपकी इनकम, आपकी सैलरी मिल जाएगी, बट आप क्या होगे? नॉन परमानेंट एम्प्लॉय होगे, ठीक है। नॉन परमानेंट एम्प्लॉय होगे। तो एम्प्लॉयमेंट का तीसरा टाइप हो गया हमारे पास में नॉन परमानेंट। तीसरा है फ्रीलांस या स्वरोजगार। फ्रीलांस, फ्रीलांसर आप सभी जानते हो। फ्रीलांसर क्या होता है? जो अलग अलग कंपनियों के लिए, अलग अलग साइट के लिए काम करते हैं, अलग अलग कंपनियों के लिए, फिर अलग अलग साइट के लिए काम करते हैं। और दूसरा होता है, और इसी के अंदर स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी वो खुद का बिजनेस कर रहा है या फिर भाई कुछ भी काम कर रहा है, यानी खुद का कर रहा है, लेकिन हम इसके अंदर स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेकर चलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेकर चलते हैं, वो खुद का कुछ भी काम कर रहा है, धंधा पानी, लाइक चाय की दुकान खोल ली उसने, ठीक है, वो उसके लिए रोजगार है। भाई घर में पैसा तो आ रहा है ना, उसका पेट तो पल रहा है ना, चाय की दुकान खोल रही है, उस पर समोसे बेच रहा है, उस पर कचौड़ी बेच रहा है, ठीक है, वो उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी खुद काम कर रहा है, वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा। उसको उसकी मर्जी है, वो फुल टाइम करे, परमानेंट करे, पार्ट टाइम करे, उसकी मर्जी। वो किसी भी जगह पर काम कर सकता है, उसकी मर्जी। वो कितने भी घंटे काम कर सकता है, कितने भी दिन काम कर सकता है, और कितनी भी छुट्टियां ले सकता है, ये उसकी मर्जी है, ठीक है। तो ये होता है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब, समझ भाई? तो ये 4 टाइप थी। ये यहाँ पर 4 टाइप के हमने रोजगार आपको बताए, 4 टाइप के रोजगार। और अगर आपसे पूछा जाता है तो ये 4 टाइप ये आपको बताने हैं, साथ में इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना, तो आपको जाके लास्ट जाकर 7 से 7.5 मार्क्स आपके 100% आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, अगर आप लोग ढंग से समझाते हैं और उनमें एक एक एग्जाम्पल देते हो। जैसे मैंने चाय वाले का एग्जाम्पल दिया, वैसे आप लोग अगर उनमें एग्जाम्पल देते हो तो, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पर क्या उठाया हुआ है अपने पीडीएफ नोट्स में, आप जरा पढ़ते हैं। बोला भारत में व्यावसायिक संरचना का आर्थिक विकास क्या है, मतलब कैसे जो व्यावसायिक संरचना है भारत के अंदर उसका विकास कैसे हो सकता है, आर्थिक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे है उसका, पढ़ने की कोशिश करते हैं। बोला है पिछले कुछ वर्षों में भारत के आर्थिक विकास के ने इसकी व्यावसायिक संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। ऐतिहासिक रूप से भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी। हाँ, पहले आपको पता भाई जो आपकी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था थी सबसे पहले कृषि से स्टार्ट हुई थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदारो सभ्यता से निकल कर आई थी। उन्हीं वहां पर ही वही पहले लोगों ने क्या किया था, कृषि करना स्टार्ट किया था, ठीक है। उन्होंने पत्थर के औजार बनाए थे, शिकार करना स्टार्ट किया था, पशुपालन स्टार्ट किया था। किन्होंने? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, ठीक है। प्रदान की जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत
कृषि में लगा हुआ था। पहले पहले के टाइम पर जनसंख्या का बहुत बड़ा प्रतिशत था जो कृषि में लगा हुआ था। हालांकि आर्थिक सुधार और औद्योगिकरण के साथ देश की व्यावसायिक संरचना में उल्लेखनीय बदलाव आया। बिल्कुल, जैसे जैसे हमारा प्रौद्योगिकीकरण होता गया, मतलब जैसे जैसे हमारे देश में फैक्ट्री लगती चलेगी, बिजनेस आगे बढ़ते चलेंगे, तो हमारे देश का, हमारे भारत का विकास होता चलेगा। और अभी वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है, धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है। हमारा देश भारत विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, यानी धीरे धीरे विकसित हो रहा है। आप लोगों को ध्यान रखना, विकसित नहीं हुआ है पूरी तरीके से, विकासशील देश है, मीन्स उसका धीरे धीरे विकास हो रहा है। ठीक है, हाँ, ये भारत में व्यवसायिक संरचना के आर्थिक विकास का अवलोकन दिया गया है। देखिए आर्थिक विकास कैसे किया गया हमारे भारत में, आर्थिक विकास किन किन टॉपिकों पर किए गए, मतलब कुछ पॉइंट है उनके बाद में कैसे कैसे हमारा आर्थिक विकास हुआ है, किसका, भारत का। यहाँ पर ध्यान रखना क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत का आर्थिक विकास कैसे हुआ। हम पढ़ रहे हैं भारत का आर्थिक विकास, क्या पढ़ रहे हैं, भारत का आर्थिक विकास किन किन चरणों में जाकर संपन्न हुआ है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोग जानते हो, अगर आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो दिया है वो दिया है किसने, कृषि ने। आप लोग, अगर आप लोगों को पता है सबसे पहला महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है, कृषि ने। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको हड़प्पा सभ्यता से लेकर समझाया, कृषि ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है हमारे भारत के आर्थिक विकास में, कृषि ने। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया कृषि ने, क्योंकि कृषि से ही हमारा ना, मतलब खाने पीने का, रहन सहन का, पशुपालन का, हर एक चीज का शिकार करने का भी मतलब हमें तभी पता चला था, किससे, कृषि से। ठीक है, दूसरी पॉइंट निकल के आता है स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण, मतलब स्वतंत्रता के बाद में कैसा बिजनेस था हमारे भारत के अंदर, कैसा बिजनेस था, जो कि हमारा 1950 से, देखो हम इसमें पॉइंट बोल सकते हैं कि 1950 से 1980 तक, 1950 से 1980 तक भारत में औद्योगिकरण का विकास किस प्रकार हुआ था। क्या होता, भारत में औद्योगिकरण का विकास किस प्रकार हुआ था, तो जैसे इसके अंदर समझते हैं, क्या बोला है, औद्योगिक विकास। स्वतंत्रता के बाद भारत ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया। बिल्कुल, हमारी सरकार जब जैसे जैसे हमारी सरकार 1950 में गठन हुआ था, जब जैसे जैसे सरकार बनने लगी थी, सबसे पहले कौन आई थी, कांग्रेस पार्टी आई थी। कांग्रेस पार्टी ने, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पंचवर्षीय योजना लागू करने लगी। तो पंचवर्षीय योजना में उन्होंने क्या देखा कि भाई ये पूरा 5 साल का हमने ब्यूरो लिया, 5 साल के अंदर हमारे देश में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, हमारे बजट में ये चीज है, हमने इसको हमारे इस बजट में लागू किया है, ये पंचवर्षीय योजना, और ये हमारे इस पंचवर्षीय योजना के तहत हमारे पूरे भारत में ये पूरा सिस्टम चलेगा पूरे 5 साल तक। ठीक है, जैसे कौन सी स्कीमें लेके आनी है भैया अलग से, कैसी शिक्षा नीति को अपनाना है, कौन से संविधान में चेंजेस करने हैं, क्या संविधान में चेंजेस होने हैं या नहीं होने हैं, कैसे हमें टेक्नोलॉजी का ध्यान रखना है, कैसे हमें लोगों को शिक्षित कराना है, कैसे हमें लोगों को अवेयर करवाना है नई नई चीजों के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए, औद्योगिकरण के लिए, कि वो अपना बिजनेस करे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाए खुद के लिए। समझ में आई बात, समझ में आई बात। कहां पर, 1950 से 1980 के दशक की अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है, उदारीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण और वैश्वीकरण का क्या मतलब है, पहले पॉइंट समझो। बोला है आर्थिक सुधार, 1990 के दशक की उदारीकरण नीतियों में ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिया। ठीक है, विदेशी निवेश और निजी उद्यमिता को प्रोत्साहित किया, मतलब विदेशी निवेश हमारे देश में क्या होने लगा, विदेशी निवेश होने लगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, पहले भी विदेशों ने हमारे, जो कि हमारे ऊपर जिन्होंने राज किया था, अंग्रेजों ने, इसका उनका पता मेन मकसद क्या था, उनका मकसद यह था कि हमारा जो देश है ना, हमारा जो भारत है, भारत के लाइक जरूर कर देने, हमारा जो भारत है ना, इस टाइम पर भी या फिर पहले भी, हमारा भारत इस टाइम पर भी या फिर पहले पे भी कच्चे माल का सबसे बड़ा उत्पादन है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा कच्चे माल का, सबसे ज्यादा कच्चा माल हमारे देश से मिलता है। तो उन्होंने यही सोचा है अंग्रेजों ने कि सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा कच्चे माल का, तो भारत है। तो क्यों ना भारत के ऊपर शासन किया जाए, क्यों ना यहाँ से अपनी नई नई फैक्ट्रियां चलाई जाए। तो आप लोग देखोगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कितनी सारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई गई थी हमारे देश में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट भी आए थे काफी सारे, जो कि आप लोगों ने अगर पॉलिटिकल पढ़ी है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो भारत को क्या माना था उन्होंने, सबसे बड़ा उत्पादक माना था, किसका, कच्चे माल का, कच्चे माल का, जो आज भी है, हमारा भारत आज भी कच्चे माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो उन्होंने विदेशी निवेश होने लगे, तो विदेशी निवेश होने लगे तो विदेश में निवेश हुए, उन्होंने सोचा यार भारत में चलो फैक्ट्री डाली किसने, चलो हम भी निवेश करते हैं।
तो वहां पर क्या हुआ, रोजगार मिला लोगों को, प्रौद्योगिकीकरण में विकास हुआ, औद्योगिकरण में विकास हुआ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो निवेश करते चले गए, हम भी धीरे 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 विकास हमारा देश का होता चले गया, हम भी विकसित होते चले गए। तो विकास अभी हमारा देश का चल रहा है जो प्रोसेसिंग में, और जहां तक 2027 से 2028 तक हमारा देश पूरा विकसित हो चुका होगा। ठीक है। हाँ, आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं बिल्कुल हमारे टाइम पे, उस टाइम पर फिर आईटी सेवाएं चालू की गई, सॉफ्टवेयर बनाए गए, कंप्यूटर्स के हर किसी चीज के सॉफ्टवेयर बनाए गए। तो औद्योगिकरण में क्या हुआ, विकास होने लगा धीरे धीरे। ठीक है। वित्तीय सेवाएं आई भाई, बैंकिंग प्रणाली आई, इसके अंदर क्या हुआ, हमारी बैंकिंग प्रणाली आ गई। ठीक है। बीमा बीमा प्रणाली आ गई। तो बैंकिंग प्रणाली से क्या हुआ, लोगों के जितने पैसे थे वो बैंकों में जमा होने लगे, लोग बैंक क्या करने लगे, लोगों को ऋण देने लगे, यानी लोन देने लगे, जिससे भाई लोग अपना खुद का बिजनेस भी चालू कर सके। समझ में, जिससे लोग क्या करें, अपना खुद का बिजनेस भी चालू करने लगे। तो बैंकों ने क्या करा, लोगों को ऋण भी देना चालू कर दिया। ठीक है। उद्योगीकरण का वैश्वीकरण और उद्यमिता, यानी स्टार्टअप लगने लगे, काफी सारे स्टार्टअप लगने लगे। जैसे जैसे औद्योगिकरण का विकास होता चले गया, वैसे वैसे धीरे धीरे स्टार्टअप भी लगने लगे। भाई कोई अलग लोग आ रहे हैं कि हाँ, जैसे सबसे पहले बिजनेसमैन कौन थे हमारे में, रतन टाटा और बाटा, जो अभी भी बहुत बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड बन चुके हैं इस टाइम पर। काम दोनों के छोटे से ही है, वही लोहा का और मोची का, लेकिन ब्रांड बहुत बड़ी है उनकी, इंटरनेशनल ब्रांड है, इनका नाम बहुत बड़ा है। इन्होंने हमारे देश को सबसे पहले, जो आप बोल सकते हो खाने के लिए जो भी सारी चीजें इन्होंने प्रोवाइड करवाई थी पहले, क्योंकि इन्हीं का बिजनेस सबसे पहले चला था, रतन टाटा और बाटा का। ठीक है। वर्तमान व्यवसायिक संरचना, हमारी वर्तमान व्यवसायिक संरचना क्या है, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है। बिजनेस में हमने बहुत ज्यादा ग्रोथ ले ली है, हर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आजकल तो एआई टूल भी चल रहे हैं, जिसके हर एक सॉफ्टवेयर कंपनीज में, या फिर जो भी कंप्यूटर्स कंपनीज है, या फिर जो भी एमएनसी कंपनीज में एआई का भी यूज होने लगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ना, काफी सारे कोर्सेज भी लग चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के। आप यूट्यूब पे ऐड देखोगे, इंस्टाग्राम पे ऐड देखोगे, काफी सारी आपको मिल जाएगी जो आपको हेल्प करती है आपकी स्किल्स के लिए। मेरे को भी एआई का इस्तेमाल करना आता है, काफी सारे टूल्स मेरे को चलाने आते हैं एआई के। ठीक है। तो वर्तमान व्यवसायिक संरचना क्या है भाई, हमारी काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है हमारे व्यवसाय के अंदर, काफी ज्यादा हम अपने टारगेट ऑडियंस जो मार्केट है उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शंस करते हैं सारी चीजें ना। तो हमें अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना भी आता है, हमें सेल करना भी आता है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना भी आता है, कि जिससे हमारा, हम बिजनेस तो अच्छा कर ले लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बना रहे देश का। समझ में बात। पांचों पॉइंट आता है इसमें, चुनौतियां क्या है हमारे देश में, भविष्य का दृष्टिकोण क्या है भाई। चुनौतियां कैसी चुनौतियां, पहली चुनौती आती है आपकी बेरोजगारी। अगर भाई हमारा पांचों पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, पांचों पॉइंट में अगर बताऊं तो चुनौतियां बोली गई है यहाँ पर। क्या चुनौतियां क्या बोली गई है, चुनौतियां क्या क्या है हमारे पास में। चुनौतियां तो इसके अंदर पहला हमारी सबसे बड़ी चुनौती आती है बेरोजगारी। सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास में, जो कि आजकल आज भी हमारे पास में बेरोजगारी की चुनौती है। काफी सारे लोग आज भी बेरोजगार है, समझ में सारे, काफी सारे लोग, मैं पॉइंट डालते हैं यहाँ पर, क्या बेरोजगार। पहली चुनौती है बेरोजगार। ठीक है, बेरोजगार, क्योंकि आपको पता है यार, देखो आज का टाइम है ना, इतना इतना मतलब इतना डेवलप हो रहा है एजुकेशन सिस्टम के मामले में, फिर टेक्नोलॉजी के मामले में, कि ज्यादातर कंपनीज में, जो कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, उसके अंदर लोग क्या ना, अगर आपको इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती ना, तब भी आपकी जॉब खतरे में है कि आपको प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। अगर मिल भी जाएगी तो कॉल सेंटर में 10-12 हजार की जॉब मिलेगी। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपके पास में डिग्री अच्छी नहीं है, या फिर आपके पास में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है ना, तब भी आपके पास में नौकरी नहीं होगी। तो वही यहाँ पर रीजन है बेरोजगारी का। हमारे पास में सबसे बड़ी चुनौतियां है बेरोजगारी। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके पास में फोन है, आप लोग यूट्यूब चलाते हो, तो इनसे स्किल सीखो। ये फालतू की कॉमेडी चैनल्स को इनको देखकर, ठीक है, मानते हैं भाई अपने एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग कर सकते हो, लेकिन इनका ज्यादा यूज मत करो, इन पर अपनी आंखें खराब मत करो ज्यादा। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पर अगर आंखें खराब होगी तो आप लोग फौज में भी नहीं जा पाओगे, जिनका फौज में जाने का सपना होगा, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी, आप बहुत कम चांस होता है कि अगर आपको मेडिकल में निकाल दे अगर आपके आंखों के कारण। ठीक है, मेरे चश्मा लगा हुआ है लेकिन कम पावर का चश्मा, और मैं सिर्फ फोन को, या फिर मेरे पास में जो यहाँ पर लैपटॉप रखा है, इसको सिर्फ काम के लिए यूज करता हूँ, जो आपके लिए मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लैपटॉप रखा है, पीडीएफ खोल रहा है, पॉइंट में आपको डिटेल में यहाँ पर समझा रहा हूँ, बोर्ड है, फोन है, जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। समझ में आई बात।
तो ऐसी चीजों को इस्तेमाल करो और स्किल सीखो, अपनी स्किल डेवलप करो, और जिससे आपको हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आपका क्या हो सके, विकास हो सके, आप लोग सक्सेस पा सको अपनी हर फील्ड के अंदर। समझ में बात? चलिए, तो ये पूरे 5 पॉइंट थे जो मैंने आपको अच्छी तरह समझाए हैं। बाकी अगर कोई पॉइंट में अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे, अगला अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। क्या बोला? अगला पॉइंट बोला है कि व्यावसायिक संरचना की विफलता के लिए जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल, हमारी जो व्यावसायिक संरचना है ना, व्यावसायिक संरचना जो है हमारी, तो अगर वो ठीक तरीके से नहीं चल रही है, व्यावसायिक संरचना यानी हमारा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक तरीके से नहीं चल रहा है ना, तो सबसे पहला उसके अंदर जिम्मेदार कौन है? कौन है? तो देखिए पहले हम समझते हैं यहां पर बोला क्या है। कई कारकों ने भारत की व्यवसायिक संरचना में चुनौतियों और विफलता में योगदान दिया है, जिससे उच्च बेरोजगारी दर, अल्प बेरोजगारी, अनौपचारिक रोजगार और अच्छे कार्य अवसरों की कमी जैसे मुद्दे सामने आए हैं। भारत में व्यवसायिक संरचना की विफलता के लिए जिम्मेदार कुछ प्रमुख कारक है। भाई बहुत कुछ प्रमुख कारक है जो हमारी व्यवसायिक संरचना को खराब करते हैं। पहला कारक जो आपका निकल कर आता है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सबसे बड़ा मेन कारण होता है। देखो आपके ना, मैंने हर एक चैप्टर में आपको पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, पॉपुलेशन आपके लिए ना, आपके देश के मैं बात करूं आपके इकोनॉमिकल ग्रोथ में सबसे बड़ा रीजन है आपका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के कारण ही आप लोगों के पास में क्या आती है, बेरोजगारी आती है। जिसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं। अभी है ना सीजीएल का हाल ही में एग्जाम हुआ था, ठीक है, इसमें अप्रोक्स है ना 9,000 प्लस, अप्रोक्स 88.5,000 प्लस वैकेंसीज है इसमें, ठीक है। 80 मतलब 8,500 प्लस इसके अंदर, 8,500 प्लस आपकी क्या इसके अंदर वैकेंसीज है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके ना टोटल फॉर्म्स कितने भरे गए हैं। इसके टोटल अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो इसके ना 25 से 26 लाख लोगों ने, मतलब स्टूडेंट ने इसके फॉर्म भरे, जिसके अंदर लड़के और लड़कियां दोनों है। समझ में बात? इसके अंदर लड़के लड़कियां दोनों। अब आप लोग देख लीजिए, एसएससी हर साल क्या करता है कि भाई जितनी वैकेंसी होती है ना उसके कम से कम है ना 10 गुना, क्या कह रहा हूं मैं, 10 गुना बच्चे प्री में क्वालिफाई करता है ताकि वो मेंस दे पाए, प्री के अंदर क्वालिफाई करता है ताकि वो मेंस दे पाए। लेकिन इस बार उसने क्या किया है, इस बार उसने बहुत कम बच्चे पास किए हैं क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। कट ऑफ है ना, पहले बहुत नॉर्मल कट ऑफ जाती थी, लेकिन अब इस बार जो जनरल की कट ऑफ गई ना 150 प्लस गई है दोस्तों, 150 प्लस, जो कि कभी आई नहीं है। लगभग है ना 133 140 इतनी ही प्लस कट ऑफ जाती थी पहले, लेकिन अब 150 कट ऑफ गई है क्योंकि लोगों ने इतना ही फॉर्म भरा है ना। फॉर्म कितने बच्चों ने भरा आप लोग देख सकते हो, फॉर्म भरने से यहाँ पर कट ऑफ आपकी कितनी बढ़ गई, कट ऑफ बढ़ी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट की बात ये है कि यहाँ पर है ना फॉर्म तो इतने बच्चों ने भरा, लेकिन है ना पेपर देने कितने बच्चे गए हैं, 14 से 15 लाख लोगों ने अटेंडेंस लगाई है। यानी 14 से 15 लाख लोग इस वैकेंसीज के लिए पेपर दिए हैं। आप लोग देख सकते हो, फिर भी 14 से 15 लाख लोगों में से इन्होंने कितने बच्चे पास किए हैं, आप लोग देख सकते हो 1.5 से 2 लाख बच्चे पास किए। ओनली कितने बच्चे पास किए, 1.5 से 2 लाख बच्चे। कितना रेशियो कम है, आप लोग देख सकते हो। क्यों? पॉपुलेशन यार, पॉपुलेशन के कारण आप लोगों के लिए बेरोजगारी भी उत्पन्न होती है। देखो 2 लाख बच्चे हैं, 2 लाख अप्रोक्स मान के चलते 2 लाख बच्चों ने पास आउट किया, लेकिन उसमें से जॉब कितनों को मिलेगी, 9,000 बच्चों को। 2 लाख में से 9,000 बच्चों को जॉब मिलेगी, तो 1,91,000 बच्चे का दिल टूट गया। तो 1,91,000 बच्चे फिर से इसका पेपर के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फिर से इसके पेपर के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे 1,91,000 बच्चे। और यहाँ पर जिन्होंने मतलब 15 लाख जो बच्चे थे उनके अंदर 2 लाख कंप्लीट है, तो यहाँ पर अगर हम मान के चले 13 लाख बच्चे और जुड़ जाएंगे यहाँ पर पेपर देने के लिए। 13 लाख बच्चे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 13 लाख बच्चे और जुड़ जाएंगे यहाँ पर पेपर देने के लिए, ठीक है। 13 लाख बच्चे और जुड़ गए और 6-7 लाख बच्चे और आ जाते हैं भाई, हर साल नए से नए बच्चे आएंगे।
स्टूडेंट आएंगे। तो देखिए कितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हर साल कंपटीशन के लिए बच्चे, नए तो बच्चे आए रहे हैं, साथ में जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो भी बढ़ते हैं। लेकिन इस 9,000 में भी है ना, कम से कम अगर मैं आपको बताऊं ना, कम से कम है ना, कम से कम आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली 6,000 बच्चे है ना अपनी जॉब लेते हैं उस पोस्ट पर। 6,000 बच्चे जॉब करने जाते हैं, 2,000 बच्चे पोस्ट छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी मनपसंद पोस्ट नहीं मिली होती है, या फिर उन्हें मनपसंद होम पोस्ट नहीं मिला। तो ये 2,000 बच्चे फिर से इसका फॉर्म भरेंगे। आप लोग देखो, ये 2,000 बच्चे फिर से इसका फॉर्म भरेंगे। तो इन 2,000 में से लगभग अगर मान के चलेंगे तो 1,500 बच्चे तो ये क्वालिफाई कर गए भाई साहब। 1,500 बच्चे तो ये अपनी सीट ले जाएंगे। और अभी तो 8.5 है, क्या पता अभी कितनी कम वैकेंसी हो या ज्यादा वैकेंसी हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो पॉपुलेशन है ना, एक इकोनॉमिक ग्रोथ में ना बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉपुलेशन। आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करती है आपका, है ना। देखो मैंने पूरा आपको सीजीएल का समझा दिया, मैं समझा क्या रहा था और आपको मेरा एग्जांपल आपको कहां लेके चले गया। अगर आप लोगों ने अब तक यहां से ढंग से देखता हुआ आ रहे हो ना, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और पेपर में आप लोग आग लगा के आ जाओगे, ठीक है। दूसरा है आपका शिक्षा, एजुकेशन की कमी है भैया आपके पास में। एजुकेशन या फिर आपके पास में क्या है, या तो एजुकेशन एंड आपकी स्किल्स। आप उतने योग्य नहीं हो कि आप लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सको, या फिर किसी बिजनेस में अगर आप लोग काम कर रहे हो तो आपके पास में इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, इतनी अच्छी स्किल नहीं है कि आप लोग किसी कंपनी को बहुत हाई प्रॉफिट पे ले जा सको, ठीक है। तो एजुकेशन और स्किल भी काफी ज्यादा तक इफेक्ट करता है किसको, व्यवसायिक संरचना को, ठीक है। शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के बीच मेलन, ठीक है। औपचारिक अर्थव्यवस्था, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, इसका क्या मतलब है, मतलब समझिए, यहाँ पर बोला है भारत में कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करता है, जिससे छोटे व्यवसाय, कृषि और अपंजीकृत उद्यम शामिल है। अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की अक्सर नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक लाभ और कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। अभाव, यहां पर देखो अनौपचारिक का क्या मतलब है, यानी वो संगठन या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, मतलब इलीगल तरीके से, ये मतलब लीगल तरीके से थोड़े से नहीं है, यानी बिजनेस तो कर रहे हैं ये, लेकिन है ना वो क्या करते हैं, वो बिजनेस तो कर रहे हैं, हम इसको क्या बोल सकते हैं, इनफॉर्मल हम इस इनफॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, हम इसे क्या बोल सकते हैं, इनफॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर। तो भैया इसमें क्या, इसके अंदर क्या है कि भैया लोगों के पास में ना, लोग उन्हें रोजगार तो दे रहे हैं, लोग है ना उन्हें रोजगार तो दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो उन्हें चीज मिलनी चाहिए ना, ज्यादातर आज के टाइम पे प्राइवेट कंपनी देती है, क्या आपको ESI और आपको जो PF दे रही है, वो उनको इनफॉर्मल बिजनेस में यानी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के अंदर उन्हें नहीं मिल रहा है। उनका सुरक्षा का भी अभाव है कि उन्हें इन चीजों से दूर रखा जाता है, अभाव है, सरकारी चीजों से भी उन्हें दूर रखा जाता है, उनको लाभ भी ज्यादा नहीं हो सकता और उन्हें कानूनी सुरक्षा भी नहीं मिल रही है, किनसे, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से, ठीक है। सीमित रोजगार सृजन, इसका क्या मतलब, देखो औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन की गति बढ़ती कम काजी आयु वाली आबादी के रूप में नहीं है। औपचारिक अर्थव्यवस्था में सीमित नौकरी के अवसर कई व्यक्तियों को अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार तलाशने या कम वेतन वाली, काम कौशल वाली नौकरियों में संलग्न होने के लिए मंजूर करती हैं। यानी हम इसे अब इस दूसरे पॉइंट से हमें मतलब क्लियर हुआ है कि ये भाई प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है, यहाँ पर ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज है यहाँ पर क्या, फॉर्मल, हम फॉर्मल लेकर चलते हैं, फॉर्मल बिजनेस जिसके अंदर हमारी क्या आती है, गवर्नमेंट आती है, ठीक है, गवर्नमेंट आती है, यानी गवर्नमेंट, जो कि मैंने अभी आपको SSC CGL का आपको एग्जांपल दिया कि भाई सीमित वैकेंसी निकाली है और बच्चे कितने, स्टूडेंट कितने हैं, उन्होंने वहां पर कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है ना, कितने पास हुए, फिर उनको सिर्फ कितनों को वैकेंसी मिली है और उसमें भी कितनों बच्चों ने ही ज्वाइन किया है, कितने से बच्चों ने ज्वाइन किया है।
आपको समझ में आई बात? ये मतलब है यहाँ पर फॉर्मल का, ये बात बोली है सीमित रोजगार सर्जन का, यही बात बोलेगी सीमित रोजगार सर्जन, यानी हमारे पास में सिर्फ कम रोजगार है, ज्यादा हमारे पास में वैकेंसीज नहीं है कि भाई जरूरी नहीं है कि जो पद पर काम कर रहे हैं उन्हें निकाल दो और हमें बच्चों के लिए रोजगार लाया जाए, नहीं। तो आजकल के बच्चे भी क्या सोचते हैं कि यार जानबूझ के सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो ऐसा नहीं होता, तो उनके पास में यार रोजगार ही नहीं है, वैकेंसी नहीं है, नहीं तो जरूरी थोड़ी यार हर किसी को हर साल रिटायरमेंट दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर जिस और दूसरी बात, अगर वैकेंसी खाली होती है, पिछली वैकेंसी में अगर कोई स्पोर्ट्स खाली हो जाती है या फिर बच्चे ज्वाइन नहीं करते, तो वो वैकेंसी भी जुड़ जाती है उसके अंदर, तो वो वैकेंसी अगली आने वाली वैकेंसीज के अंदर जुड़ जाती है, तो उसमें रोजगार मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, कंपटीशन जितनी ज्यादा वैकेंसी होगी उतना ज्यादा कंपटीशन होगा, ध्यान रखना, और जितनी कम वैकेंसी होगी उतना ही ज्यादा कंपटीशन और होगा, लेकिन वहां पर चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं नौकरी लगने के। अगर आप लोग दिन के कम से कम 6 घंटे 7 घंटे डेली पढ़ो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 4 महीने नहीं, 5 महीने नहीं, सरकारी नौकरी अगर आप लोगों ने कम से कम 1.5 साल का टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आप लोग एक एवरेज बच्चे हो, अगर आप लोग एक एवरेज बच्चे हो फिर बेसिक से तैयारी करते हो, तो आपको कम से कम 1.5 साल का टाइम देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए। समझ में आई? तो यहाँ पर सीमित रोजगार का मतलब आपको समझ में आया। तकनीकी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि भाई हम अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रोथ दिला पाए। दूसरा है ग्रामीण शहरी विभाजन, मतलब गांवों में अलग लोग रहते हैं, शहर में अलग होते हैं, यानी विभाजन कर रखा है देश के अंदर, गांव भी बसे हुए हैं, शहर भी बसे हुए हैं, और फैक्ट्रियां ज्यादातर कहाँ लगी होती है? शहरों में, और लोग ज्यादातर कहाँ रह रहे होते हैं? गांव में। बट आज का टाइम ऐसा है कि सारी भीड़ उठ के कहां पर जा रही है? शहरों में, क्योंकि सबको पता है कि आज के टाइम पे खेती में इतना लाभ है नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं? या तो लेबर का काम कर रहे हैं, बेलदारी का काम कर रहे हैं, मिस्त्री का काम कर रहे हैं, कोई ठेकेदार बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई खुद की चाय की टपरी खोल रहा है, कोई गोलगप्पे की टपरी खोल रहा है। समझ में आई बात? तो वो खुद के भी रोजगार तलाश रहे हैं, ताकि भाई वो खुद तो ग्रोथ करे, साथ में हमारे देश की आर्थिक संरचना भी सुधरती चली जाए। समझ में आई बात? चलिए आगे बात कर लेते हैं। उद्यमिता के अवसर, वही बिजनेसमैन की बात हो रही है यहाँ पर। अपर्याप्त औद्योगिक विकास, सामाजिक और लैंगिक असमानता है। लैंगिक असमानता यानी भाई लड़का और लड़की में फर्क करना, कि भाई आप लोग देखोगे ज्यादातर, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ज्यादातर बच्चे ना गलत मत समझना, पहले बता रहा हूँ, मैं किसी को हेट नहीं कर रहा, ये रियलिटी एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, एक रियलिटी एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जिस जगह पर मैं ना लाइब्रेरी पढ़ने जाता हूँ ना, जिस जगह पर मैं ना लाइब्रेरी पढ़ने जाता हूँ, लाइब्रेरी सुबह से लेकर, मैं ना सुबह वहां पर 8 से लेके शाम 5 बजे तक उस लाइब्रेरी में रहता हूँ, ठीक है, सुबह 8 बजे से शाम 5 तक उस लाइब्रेरी में रहता हूँ। और जो मेरी लाइब्रेरी है उसके जस्ट सामने क्या है? उसके जस्ट सामने एक ना ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर है ना, वो क्या है? कॉल सेंटर है। अगर हम बात करें, वो क्या है? कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर है। लेकिन उस कॉल सेंटर के अंदर, भाई कॉल सेंटर है, जाहिर सी बात है प्राइवेट कंपनी है, कोई काम कर रही है, उसके अंदर मैंने एक चीज देखी है कि जो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ना, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, अगर एक लड़के है ना तो 4 लड़कियां हैं। ध्यान रखना, अगर एक लड़के हैं ना तो 4 लड़कियां हैं। क्योंकि आप लोग ज्यादा ध्यान, कि ज्यादातर अगर आप लोग ना किसी का कस्टमर केयर से अगर आपके पास में कॉल आता है, तो ज्यादातर आपको वहां पर कॉल अटेंड करने वाली सिर्फ लड़कियां मिलेगी, लड़के बहुत कम मिलेंगे आपको। लड़कियां मिलेगी, लड़के बहुत कम मिलेंगे। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आवाज सुन के, यार ये तो लड़की बोली, ठीक है, लोन प्रोवाइड करवा रही है, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है, तो लड़की की आवाज सुनकर ये सोचते हैं लड़की है, लड़की थोड़ा ना फ्रॉड करेगी, लड़की थोड़ी ना झूठ बोलेगी, तो उनके साथ में क्या होता है, वो कनेक्ट हो जाते हैं, लोन खरीद लेते हैं। तो उनकी क्या होती है? तो यहाँ पर किसकी ग्रोथ हो रही है? लड़की हमेशा सेल ज्यादा करती है एज कम्पेयर टू लड़के, ठीक है। बट एक एग्जाम्पल लिया है, सब गलत मत समझना, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मैंने अपने ही लाइब्रेरी के कॉल सेंटर के सामने वहां पर देखा है, ठीक है। ज्यादातर उस कॉल सेंटर के अंदर लगभग अगर मैं बात करूं 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर से 80 प्लस लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं, ठीक है। 80 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर जो ये मतलब बोला है, सामाजिक और लैंगिक असमानता है, मतलब ज्यादातर लड़कियां ही आपको वहां पर मिलेगी और लड़के कम मिलेंगे। बट अगर आप लोग अब
जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स में भी देख लो आप लोग, काफी सारे लड़कियां ही आईएएस ऑफिसर्स भी लड़कियां बनती है, टॉपर भी, जैसे सीजीएल में टॉपर भी लड़कियां ही बन रही है। लड़कियां बहुत आगे निकल रही है, रियल में बहुत आगे निकल रही है। देखिए वो घर में काम भी करती है, ठीक है, माँ बाप के ताने भी सुनती है, बाहर लोग वालों के ताने सुनते हैं कि इतनी उम्र हो गई है फिर भी घर में पड़ी, लेकिन नहीं, वो इन चीज़ों को इग्नोर करती है, इन्हें अवॉइड करती है और खुद को मजबूत बनाती है और पढ़ाई करती है, मेहनत करती है, ईमानदारी से काम करती है। तो हर सेक्टर में आपको लड़कियां अचीव होती दिखाई देगी, लड़कियां सक्सेस होती मिलेगी आपको हर सेक्टर में। आप लोग किसी भी सेक्टर में चले जाओ, गवर्नमेंट में चले जाओ, प्राइवेट में चले जाओ, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, वहां पर भी आपको सबसे ज्यादा लड़कियां मिलेगी। समझ में आई बात? तो ये बात थी यहाँ पर, जो आपका लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट था, सामाजिक और लैंगिक असमानता। तो इसके अंदर ये जो आपका पॉइंट था ना, कौन सा, हाँ, व्यवसायिक संरचना की विफलता के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं, ये जो पॉइंट था पीडीएफ में मिल जाएगा। बता रहा हूं 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100% पूछ जाएगा 15 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन का, इसी टॉपिक का मैं इंतजार कर रहा था, आप लोगों के लिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, पूरे 15 मार्क्स का, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक है फिर, लास्ट नॉट लीस्ट, हाँ, भारत में बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी प्रकार भी देख लेते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, इसका क्या मतलब है? पहली बेरोजगारी है, आप लोग समझिए, पहली बेरोजगारी है आपकी संरचनात्मक, संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब समझोगे आप लोग? समझिए, इस प्रकार की बेरोजगारी श्रम बल के पास मौजूद कुशल और नियोक्ताओं द्वारा मांगे गए कौशल के बीच मेवल होने के कारण होती है। भारत में तेजी से तकनीकी प्रगति और अर्थव्यवस्था में बदलाव अक्सर संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण बनते हैं, क्योंकि कुछ कुशल अप्रचलित हो जाते हैं जबकि नए कुशल की मांग होती है। मतलब क्या है, संरचना के अकॉर्डिंग वो मतलब अलग अलग चीजें बदलती जा रही है। संरचना का मतलब भाई, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ करता जाता है ना, जैसे जैसे आपका संगठन ग्रोथ करते जाता है, तो उसमें ना नए नए वर्कर्स की मांग बढ़ती चली जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो आपके पास में स्किल्स होती है वो कम पड़ती चली जाती है। क्योंकि आपको अभी मैंने बताया, जैसे अब एआई का जमाना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है, तो लोगों के पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज है। तो भैया अगर जो वर्कर आपके लिए 8 घंटे में काम करके दे रहा है और एक वर्कर आता है जो आपको वहीं पर 4 घंटे में काम करके दे रहा है, तो लोग वहां के जो मैनेजर से फिर सीईओ होंगे वो क्या करेंगे, इनको निकाल देंगे और इनको अपॉइंट करेंगे। संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचना जैसे जैसे संरचना बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग बेरोजगारी भी आ रही है, ठीक है। दूसरी है चक्रीय बेरोजगारी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़ना है, इसको हम डीप पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे। क्या चक्रीय बेरोजगारी, हाँ, क्या कह रहा हूं मैं आपको यहां पर, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी का मतलब थोड़ा सा पहले डीप पढ़ते हैं। हम बोला है कि चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव से संबंधित है। आर्थिक गिरावट या मंदी के दौरान व्यवसाय उत्पादन में कटौती कर सकते हैं और श्रमिकों को निकाल सकते हैं, जैसे बेरोजगारी दर बढ़ सकती है। इसके विपरीत आर्थिक उछाल के दौरान चक्रीय बेरोजगारी कम हो जाती है। वही बात है, मतलब देखो, जो आपका ना, जो अर्थव्यवस्था के अंदर जैसे जैसे चक्र चलेगा ना, वैसे वैसे आपकी बेरोजगारी कम या ज्यादा होगी। कैसे कैसे, जैसे भाई अर्थव्यवस्था के अंदर क्या आ गया, उत्पादन की कमी आ गई, यानी सॉरी हम बोलते हैं मंदी का दौर आ गया, यानी कीमतें घटती जा रही है, प्रोडक्ट्स की क्या हो रही है, कीमतें घटती जा रही है। तो जैसे अगर आप लोग कोई एक चेयर बनाते हो, आप लोग क्या कर रहे हो, एक चेयर बना रहे हो, एक चेयर बना रहे हो, तो उस चेयर पर जो आपकी बनाने की कॉस्ट आ रही है 100 रुपीज, मान के चल रहे हैं 100 रुपीज, लेकिन मार्केट में मंदी चल रही है ना, तो उसकी जो कॉस्ट है मार्केट में 50 रुपए में बिक रही है चेयर, बिक रही नहीं बिक रही, 50 रुपए में बिक रही है चेयर, तो आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है और आप बेक उसे 50 रुपए में रहे हो, आपका लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पर लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो आप लोग सोचो क्या है कि यार कॉस्ट इतनी ज्यादा, बेक इतने कम में रही है, लोगों को रोजगार तो दे रहे हैं, तो लोगों की सैलरी कैसे देंगे हम भैया, हम उनकी सैलरी कैसे देंगे। तो प्राइस कम हो रही है, तो हमने क्या कर दिया, हमने यहां पर उत्पादन कम कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया, यहां पर उत्पादन कम कर दिया भैया, उत्पादन कम कर दिया, उत्पादन कम कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स, जो श्रम है, श्रमिक,
श्रमिकों को क्या करना पड़ेगा, उनकी भी संख्या कम करनी पड़ेगी, ताकि भैया कॉस्ट तो ठीक है जो आ रही है, जो बिक रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जितना पैसा हम लोगों को हमारे श्रमिकों को दे सकते हैं सिर्फ उतने ही लोगों को रखते हैं ना, बाकी वो क्या कर देंगे, निकाल देंगे। बट ये चक्र चलेगा, ये एक चक्र है जो चलता रहेगा। जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगी मार्केट में, अगर 100 रुपए की चेयर आपकी कॉस्ट आ रही है और 200 रुपए की आपकी चेयर बिक रही है, तो आपका तो प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें से 50 रुपए आप अपने पास रख लोगे और 50 रुपए आप अपने वर्कर्स को दे दोगे, तो ठीक है आप लोग ज्यादा क्वांटिटी बेचोगे। फिर क्या होगी, यहाँ पर आपकी श्रमिकों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, दोबारा श्रमिकों की जनसंख्या फिर प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये चक्र है पूरा, ये क्या है, एक चक्र है जो आपका चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, ये चक्र है जो कि चलता रहता है, ये रुकता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। मौसमी बेरोजगारी ये सारे है ना नाम जो है 12th क्लास में पढ़े हुए हैं, इसलिए ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ाने में भी, समझाने में भी और खुद पढ़ने में भी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। क्या, मौसमी बेरोजगारी। अगली आपकी बेरोजगारी क्या है, मौसमी। मौसमी का मतलब ये मतलब समझना, खाने वाली मौसमी। ठीक है, मौसम, मौसम इन्वायरमेंट कैसा है इसके अकॉर्डिंग, जिसमें इन्वायरमेंट ये नहीं कि ठंडी हो रही है गर्मी हो रही है, नहीं, बात समझते। भारत जैसे देश में जहां कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मौसमी बेरोजगारी प्रचलित है। यह तब होता है कि जब लोग केवल कुछ मौसमों जैसे बुआई या कटाई के दौरान की क्रियात होते हैं और ऑफ सीजन के दौरान बेरोजगार रहते हैं। यही जो मौसमी बेरोजगारी है ना, जो मौसमी बेरोजगारी है, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ किसको रखते हैं, कृषि को रखते हैं, हम कृषि को रखते हैं। क्योंकि भाई 6 महीने आप क्या करते हो, 6 महीने आप लोग क्या करते हो, उसमें भैया अपनी जो आपने फसल बोई है, फसल बोने का आपका टाइम आता है, आपने फसल बो दी, उसके अंदर फिर आप पानी दोगे, कैसे न कैसे धूप जाए उसको बड़ा होते हुए देखोगे। ठीक है, फिर एक तो मतलब है ना 6 से 7 महीने का प्रोसीजर है पूरा। आपने बीज भी डाल दिए, आपने जुताई भी करी पहले, है ना, जुताई करी, फिर उसके बाद आपने बीज डाले, उसके अंदर पानी दिया, उसको खेतों में कैसे कैसे सरकार से पहुंचाकर वहां पर एमएलए सरपंच के द्वारा आपने क्या दिलवाया, पानी दिलवाया। तो अब जैसे जैसे वो बड़ी होंगी, तो लगभग लगभग जो टाइम होगा आपका, मैं क्या कह रहा हूँ, लगभग लगभग जो आपका टाइम होगा 6 से 7 मंथ का टाइम होता है आपकी फसल को सही तरीके से उगने में और मार्केट में बेचने में। 6 से 7 मंथ का टाइम होगा। तो वहां के गाँव के लोग क्या 6 से 7 मंथ के लिए बेरोजगार नहीं होते क्या? बेरोजगार ये बेचारे क्या करेंगे, ठीक है चलो भैया खाना वाना लेके चलते, खेत में जाते हैं, बचाते हैं गायों से भैंसों से, कहीं खाना जाए हमारी फसलों को जो हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम मौसमी बेरोजगारी में कृषि को रखते हैं, क्योंकि वहां पर 6 से 7 महीने तो वो बेचारे बैठे रहते हैं। तो 6 से 7 महीने बाद में जब उनकी फसल बिक जाती है अच्छे दाम पर भी, तब भी वो उम्मीद करते हैं बेचारे कि हमारी फसल ज्यादा से ज्यादा अच्छे दामों पर बिक जाए, ताकि हम भाई जो हमारे 6-7 महीने खाली रहते हैं उसमें हम थोड़ी सी सेविंग कर पाएंगे, तो वो पैसे बचा पाएंगे हमारे बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए, बेटे के खर्चे, पढ़ाई के खर्च के लिए, है ना। तो जो मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग होते हैं जो कृषि करते हैं ना, रियल में उनकी जिंदगी बहुत मतलब क्या ही बताऊं, मैं खुद कृषि फैमिली से हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्या मतलब होता है कृषि का। ठीक है, इसलिए मुझे पता है सब अच्छी तरह से। बोला है घृणात्मक, सॉरी घर्षणात्मक बेरोजगारी, यहां पर इसका मतलब समझते हैं, इस बेरोजगारी का मतलब समझते हैं। इस बेरोजगारी का मतलब समझते हैं, क्या बोला है। घर्षणात्मक बेरोजगारी अस्थायी बेरोजगार है जो तब उत्पन्न होती है जब लोग एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाने की प्रक्रिया में होते हैं। यानी भैया आप लोग सोचते हो कि यार, आप लोग सोचते हैं यार कि अब इस कंपनी में यार हमने बहुत काम कर लिया, ये कंपनी हमारे ना तनख्वाह नहीं बढ़ा रही। ठीक है, हम क्या करते हैं, दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, हम क्या करते हैं, दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दे देते हैं। तो जो ये प्रोसीजर आपका चल रहा होता है, तो ज्यादातर तो क्या करते हैं, जिनमें दिमाग नहीं होता ना, जिनमें दूसरी कंपनी में अच्छी सैलरी के चक्कर में जो लालच होता है, वो क्या करते हैं, वो अपनी पहली जॉब को भी खो देते हैं, पहली जॉब छोड़ देते हैं और सोच देते हैं चले इंटरव्यू देने चल जाते हैं। बट इंटरव्यू इतना आसान नहीं होता पास करना, तो उसके बीच में कम से कम अगर आप लोग बेरोजगार रहते हो, कम से कम 2 से 3 मंथ के लिए आप लोग बेरोजगार हो जाओगे। ठीक है, तो वो है आपकी ये वाली बेरोजगारी। शैक्षणिक बेरोजगारी, सिंपल सा मतलब है, यानी अगर आपके पास में शिक्षा है तो आपको रोजगार मिलेगा, अगर आपके पास में शिक्षा नहीं है तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। आज के टाइम पर अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब उठाओ
तो उसमें सिर्फ एक आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की जॉब ऐसी है जो आपको 10th पास मिलती है। अदरवाइज सारी जॉब के लिए आपको 12th पास आउट होना जरूरी है। बाकी कुछ कंपनियां जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां है ना, वो भी आपको ना कम से कम अगर मान के चलो ना, वो भी क्या करती है आपको, अगर आप लोग 12th पास हो, शैक्षणिक बेरोजगारी, अगर आप लोग 12th पास हो ना, अगर आप लोग 12th पास हो तो ही जाकर आपको कंपनी में ना सैलरी मिलती है कितने की, 10 से 11,000, 10 से 12,000 रुपए की। ठीक है, जिसमें भी अगर आप 12,000 रुपए मिल रहे हैं तो आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिल रही है, 10,000 रुपए। ठीक है, क्यों 2,000 रुपए जो आपका ईएसआई और आपके पीएफ में कट जाती हैं। ठीक है, आपके ईएसआई और पीएफ में कट जाते हैं, जिसमें 10,000 रुपए में से आपने 3,000 रुपए तो अपने ट्रेवल पे लगा दिए, 3,000 रुपए अपने ट्रेवल पे लगा दिए, 5-6,000, 2-3,000 रुपए घर वालों, 3,000 रुपए घर वालों को दे दिए। ठीक है, कितने बचे, 4,000 रुपए बचे, जिसमें से आपने अपने खाने का खर्चा वर्चा लगा दिया 2,000 रुपए, 2,000 रुपए आपने खाने का खर्चा लगा दिया। 2,000 रुपए में आप लोग सेविंग कर लोगे। अगर एक महीने में आपकी 2,000 रुपए सेविंग कर रहे हो तो साल के कितने कर रहे हो, 24,000 रुपए, और 10 साल के कितने हो गए, 2,40,000 रुपए। सिंपल। क्या ये इतनी जो आप अर्निंग कर रहे हो, क्या ये आपके लिए ठीक है? इस टाइम पर जो आपकी अर्निंग है ये ठीक है आपके लिए, फिर आने वाले टाइम पर अर्निंग ठीक है? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने फोन का यूज करो, मिस यूज इसका मत करो, स्किल सीखो, इंग्लिश अच्छी करो, अपनी कंप्यूटर स्किल अच्छी करो, एआई के टूल देखो, एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखो, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो, अपने आप को बिजी रखो ताकि आपका माइंड चलता रहे। पर अगर आप सोते रहोगे, ऐसे पबजी खेलते रहोगे, कॉमेडी वीडियोस देखते रहोगे, गाली गलौज वाले चैनल को फॉलो करते रहोगे, तो आपका तो कुछ नहीं होना। उनको तो बहुत कुछ मिल जाएगा, उनको तो आप वॉच टाइम दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, उनको तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट के लगा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखना। आज मेरी बात आपको कड़वी लग रही होगी, लेकिन जब आप सोचोगे रियली में आपके साथ जब ऐसा होगा, तब आपको मेरी बात लगेगी बेहतरीन, कि हाँ सर ने जो बात बोली थी वो बिल्कुल सच बोली थी। समझ में मेरी बात? चलिए अल्प रोजगार, छोटा रोजगार, ठीक है, प्रश्न बेरोजगारी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ते हैं। बोला है प्रश्न बेरोजगारी तब होती है जब किसी कार्य व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं। वही वाली बात जो अभी मैंने उत्पादन को लेकर बोली थी। कौन सी? चक्रीय बेरोजगारी को आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। कौन सी? आपकी कौन सी बेरोजगारी है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। भैया एक ऊपर में मिटा देता हूं, अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो इसे ऊपर से मैं इनको मिटा देता हूं, ठीक है भैया। एक कोई है ना ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर भैया 100 लोगों की जरूरत है, वहां पर काम कर रहे हैं 150 लोग। गलत बात है ही नहीं है, जरूरत से ज्यादा लोग काम करवा रहे हो तो आपका तो प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, उनको सैलरी भी टाइम पर नहीं जा रही, तो वो बेरोजगार हो, तो तब भी बेरोजगार थे, अब भी बेरोजगार रहेंगे। तो वो क्या करोगे आप लोग? निकालो उन्होंने। निकालते क्यों नहीं? क्यों रख रखा है? क्यों रख रखा है? सिंपल सी बात है, क्या होगी आपके लिए? प्रश्न बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी यानी आपके पास में टेक्नोलॉजी का ज्ञान ही नहीं है, फिर आपको एक मशीन या फिर आपको कंप्यूटर चलाने के लिए दे दी जाए और आपको कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं है। आपने भैया रिज्यूम तो अच्छा बना लिया, चलिए यस सर मेरे को तो कंप्यूटर चलाना आता है। बोलिए सर क्या करता हूँ? एक्सेल चलाना। हाँ सर एक्सेल चलाना। जी बताएं एक्सेल में सम का फॉर्मूला बताना। सर एक्सेल में सम का फॉर्मूला, हम सर सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, सम लेते हैं, आपको निकाल दिया जाए। जाओ बेटा, सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट नहीं होता, इज इक्वल टू स्टार्ट होता है सम के लिए। सिंपल सी बात है। फिर फंक्शन यूज करते हैं सम का, तब जाकर हम नंबर सेलेक्ट करते हैं किनको हमें सम करना है, कितने नंबर को सम करना है एक्सेल के अंदर। सिंपल से आपके बेइज्जती मारी, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये है तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी आपने आपके पास में टेक्नोलॉजी की नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं तो बेचारे आप लोग क्या करोगे? सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपकी बेरोजगारी की भाई कितने प्रकार की बेरोजगारी है, मैंने आपको यहां पर समझा दिया। और इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन पढ़ाया है, पीडीएफ मिलेगी तो पढ़ना जरूर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? आप, मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, लेक्चर लंबा, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगला है आपका भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कारण। बिल्कुल भाई, गांव के लोग बेरोजगार है तो उसके क्या कारण है ये भी हम समझते हैं, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, देन हमारी लेक्चर कंप्लीट, हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत में
ग्रामीण बेरोजगारी के क्या कारण है भाई, क्यों होती है ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण गांव के अंदर भी लोग बेरोजगार है, इसका क्या रीजन है। ऑल टाइम अगेन एंड अगेन बोलता जाऊंगा, अगेन एंड अगेन पॉपुलेशन रीजन, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन रीजन है 100%। आप चाहे कैसा भी लगा लो लेकिन पॉपुलेशन रीजन रहेगा रहेगा। इसका कारण क्या है, पढ़ो और जल्दी से टॉपिक खत्म करते हैं। बोला है ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि उपलब्ध संसाधनों और नौकरियों पर आधार अत्यधिक दबाव डालती है। कृषि क्षेत्र और परंपरागत रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक नियोक्ता रहा है, बढ़ती श्रम शक्ति को अवशोषित करने के लिए संघर्ष रहा है। अगला है आपका विभेदीकरण। विभेदीकरण का क्या मतलब है, हाँ तो आगे बात करते हैं विभेदीकरण का अभाव। क्या मतलब है विभेदीकरण का अभाव के बारे में। बोला भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था अक्सर कृषि पर बहुत अधिक निर्भर रहती है, बिल्कुल बहुत अधिक निर्भर रहती है, कृषि में बहुत शुरू से रहती है, ये अभी भी रहती है। ज्यादातर गांव के लोग कृषि करना ही पसंद करते हैं, ठीक है। और ज्यादातर नौजवान लोग भी वीडियोस देखते नहीं कि हम तो किसान के बालक हैं, कृषि करके हम तो अपना पेट पालेंगे, ठीक है। मैं भी किसान का बालक हूँ, लेकिन अपनी मैंने स्किल्स को डेवलप किया है और मैं अपनी गांव की मिट्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। कम कृषि उत्पादन, अब कृषि का उत्पादन कम होने लगा है क्योंकि मार्केट में कृषि लोगों के लिए इतना ना वो नहीं है कि अच्छा प्राइस मिल रहा हो, नहीं। जैसा पहले बहुत कुछ हो रखा है कृषि को लेकर, मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहता क्योंकि शायद कॉपीराइट आ सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए कि कृषि का उत्पादन इतना बहुत कम होने लगा है पहले के अकॉर्डिंग, ठीक है। भूमि विखंडन, अच्छी वो नहीं है क्या आपके पास में, अच्छी भूमि नहीं है कि कहाँ पर आप अपनी रोजगार लोगे, कि कहाँ पर अपनी कृषि करोगे, अच्छा भूमि विखंडन नहीं है आपके पास में। शिक्षा और कौशल की कमी, बस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा शिक्षा और कौशल की कमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि भाई बेरोजगारी के अंदर अगर आप लोग बेरोजगार हो तो उसका मतलब यही है कि अगर आप लोगों ने भैया बीकॉम कर ली, बीए कर ली, तो आप लोगों का मतलब यही है और आपको पास में रोजगार नहीं है, तो यानी आपके पास में अभी भी शिक्षा की कमी है, आपके पास में कौशल की कमी है, समझ में आई, आपके पास में स्किल्स की कमी है, आप लोग इतने स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ है आपका, ठीक है। अगर कृषि की चक्रीय प्रकृति, भाई जो 6 से 7 महीने का सर्कल मैंने आपको समझाया था, ठीक है। दूसरा है ऋण तक सीमित पहुंच, मतलब ऋण तक मतलब लोन, जो लोन लेते हैं वो ज्यादातर कौन लोग ले पाते हैं, जिनकी परमानेंट जॉब होती है। सिंपल, खत्म खत्म आपका सारा टॉपिक, ठीक है। ये जो आपका टॉपिक था कौन सा, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी, जो कि मैंने देखा हुआ है 2000 में, एग्जैक्ट डेटा बता रहा हूं, 2021 के पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। 2021 के पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट में वाला क्वेश्चन पूछा गया था और ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। लेकिन अब क्या है, अब NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होगा, तो यही क्वेश्चन आपका बेहद ज्यादा घुमा फिरा के आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो मैंने PDF अपलोड हो जाएगी कब, जब आपको ये वीडियो मिलेगी उसके 1 से 1.5 घंटे बाद में, फिर 24 घंटे बाद में आपको PDF मिलेगी, ताकि आप लोग पूरी वीडियो को ढंग से देख लो, समझ लो, क्योंकि मैंने पूरी जी जान से आपको हर एक टॉपिक समझाया पूरी ईमानदारी से। दूसरा, तब जाकर आपको ये पूरी PDF पढ़नी है, ताकि जो मैंने आपको वीडियो में समझाया वो आप PDF पढ़कर एग्जैक्ट आपका क्लियर हो जाए और एग्जैक्ट आपके माइंड में फिट हो जाए। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही था। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको हमारा लेक्चर देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन ऑन करना और वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर करना है। थैंक यू सो मच।